everyone, I hope you all are doing really well. So first of all, I would like to welcome you all to our YouTube channel Research with Mansi Yadav. So basically स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिटेल में. अगर अभी तक आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं. प्लेलिस्ट में प्रीवियस लेक्चर की वीडियो आप इजीली आपको मिल जाएगी, राइट. और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो उसके थ्रू भी आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पढ़ सकते हैं. और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, राइट. तो सैम्पलिंग मेथड के दो टाइप्स होते हैं, दो मेथड है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अगेन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर में. आज हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरी. फर्स्ट वन इज जजमेंटल सैम्पलिंग और वी कैन से जजमेंट सैम्पलिंग. सेकेंड वन इज कोटा सैम्पलिंग. थर्ड वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड फोर्थ वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, राइट. तो ये चारों मेथड डिस्कस करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जब हमने डिस्कस की तो हमने ये पढ़ा था कि ये वहां पे जितने भी इवेंट होते हैं उनको इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का, राइट. सैंपल में इक्वल चांस मिलता है हर एक इवेंट को. लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए, तो यहाँ पे इक्वल चांस नहीं मिलता है. यहाँ पे रिसर्चर इन्वेस्टिगेटर के बेसिस पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है. तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी वो सैम्पलिंग होती है जिसमें इक्वल चांस नहीं होता सैंपल में इंक्लूड होने का, राइट. जिसमें हर एक इवेंट के पास इक्वली चांस नहीं है कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो जाए. यहाँ पे जो सैंपल जो हम यूज करते हैं वो आपके कन्वीनियंस के बेसिस पे, आपके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, आपके जजमेंट के बेसिस पे डेटा कलेक्शन होता है. सैम्पलिंग आपके कंसिडरेशन के बेसिस पे, आपके कन्वीनियंस के बेसिस पे, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, आपके पर्सनल बाइसनेस के बेसिस पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है. वो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, राइट. जहां पे इक्वल चांस नहीं मिलता है सेलेक्ट होने का, वो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है जहां पे हर एक इवेंट के पास इक्वल चांस होता है कि वो आपके सैंपल में सेलेक्ट हो जाए, राइट. तो ये था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अब हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो सब टेक्निक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज जजमेंटल सैम्पलिंग. नाम से ही समझ में आ रहा है जहां पे आप जज कर रहे हो, जहां पे आप जजमेंट के स्टेजेस को क्रिएट कर रहे हो कि ये पैरामीटर्स है, इसके बाद जो भी डेटा आएगा मैं उसको अपना सैंपल कंसिडर करूंगा. वो होती है हमारी जजमेंटल सैम्पलिंग. जहां पे जो भी चॉइस की जाती है सैंपल की वो किस बेसिस पे की जाती है, जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर के बेसिस पे. जो भी रिसर्चर, जो भी इन्वेस्टिगेटर डिसीजन लेता है, जजमेंट क्राइटेरिया बनाता है, उसको जो फुलफिल करता है वो होती है जजमेंटल. वो होती है आपकी जजमेंटल स्टेजेस. और जहां से भी आप वो डेटा कलेक्ट करोगे उसको बोलते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग. बहुत इजी है, समझ में आ रहा है. जजमेंटल सैम्पलिंग बेसिकली वो सैम्पलिंग होती है जहां पे रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर अपना दिमाग यूज करके, अपने क्राइटेरिया यूज करके बना के स्टेजेस बना के डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. वो अपने बेसिस के ऊपर अपने डेटा के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट करते हैं. तो वो होती है जजमेंटल सैम्पलिंग. हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक क्लास है जिसमें 70 स्टूडेंट है, 70 स्टूडेंट्स है और आपने उनमें से 20 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है. तो ये जो आप 20 स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे ना, ये आपके जो इन्वेस्टिगेटर होता है या जो रिसर्चर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करता है. ये कंप्लीटली बेस करता है रिसर्चर इन्वेस्टिगेटर के ऊपर कि वो आउट ऑफ 70 स्टूडेंट्स 20 कितनों को कौन ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं जिनको वो सेलेक्ट करेगा, राइट. तो 70 में से जो 20 बच्चे सेलेक्ट होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे, वो जजमेंट के बेसिस पे होंगे. और वो जजमेंट किसका होगा, वो इन्वेस्टर या जो रिसर्चर है जो स्टडी को कंडक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे होगा, राइट. तो ये थे जजमेंटल सैम्पलिंग. अब इसको हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं. तो ये आपकी पॉपुलेशन है, राइट. ये पूरी आपकी पॉपुलेशन है. इसमें रिसर्चर
या इन्वेस्टिगेटर ये डिसाइड करेगा कि इस पॉपुलेशन में से आपने अपने स्टडी के लिए सैंपल किसको लेना है। तो यहाँ पे जो पूरा कंट्रोल होगा सैंपल को कलेक्ट करने का वो इन्वेस्टिगेटर का होगा, वो रिसर्चर का होगा। रिसर्चर इन्वेस्टिगेटर जिसको चाहेगा उसको अपने सैंपल में सेलेक्ट करेगा और उससे डेटा कलेक्ट करेगा और अपनी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा, राइट। ये होती है जजमेंटल सैम्पलिंग और वी कैन से जजमेंट सैम्पलिंग। अब इसके कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ा है। जिसमें हमने सिंपल रैंडम सिलेक्शन पढ़ा था। तो सिंपल रैंडम सिलेक्शन में जो भी हम डेटा कलेक्ट करते थे उसमें चांसेस कम होते थे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल है उसको सेलेक्ट करने के, क्योंकि डेटा सेट बहुत बड़ा होता है। अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं वहां पे हम रैंडमली डेटा को सेलेक्ट करते थे, तो उसका पॉपुलेशन जो सेट था, उसकी जो टारगेट ऑडियंस थी वो बहुत बड़ी होती थी, क्योंकि हम हर एक इवेंट को कोई भी उसमें सेलेक्ट हो सकता है, राइट। तो डेटा इतना बड़ा था तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हाई थे कि आपका जो इम्पॉर्टेंट डेटा है, जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस हो जाए, राइट। लेकिन जब आप जजमेंटल सैम्पलिंग यूज़ करते हो तो यहाँ पे रिसर्चर को, इन्वेस्टिगेटर को बहुत ईजिली पता होता है, पहले से ही पता होता है कि कौन सा सैंपल सेलेक्ट करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो अकॉर्डिंगली उसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा जो उसकी स्टडी के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। तो ये एक एडवांटेज है जजमेंटल सैम्पलिंग का। लेकिन जब हम डीमेरिट के बारे में बात करते हैं तो ये कोई एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। जजमेंटल सैम्पलिंग कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है डेटा को कलेक्ट करने का। यहाँ पे इंक्लूड होती है पर्सनल बाइसनेस। जो आपका इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्चर है, वो अपने पर्सनल बेसिस के ऊपर डेटा को कलेक्ट करेगा, सैंपल को ड्रॉ करेगा, राइट। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे हर एक इवेंट को इक्वल चांस नहीं मिल रहा। यहाँ पे जो भी चीजें हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, किसको सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट नहीं करना, वो सब चीज डिपेंड करेगा इन्वेस्टिगेटर के ऊपर, जो रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है, जो स्टडी को कंडक्ट कर रहा है, राइट। ये हो गई एक नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट वन इज कि जो जजमेंटल है ना वो आपका डिपेंड करता है आपके एक्सीलेंस के ऊपर। अगर आपका जजमेंट क्राइटेरिया वीक है तो डेटा कलेक्शन भी गलत होगा, उसका एनालिसिस भी गलत होगी, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो गलत मिलेगी, राइट। तो जितना अच्छा जजमेंट स्टेजेस है, जितना जजमेंट क्राइटेरिया आपका स्ट्रॉन्ग है, उतना ही अच्छा डेटा कलेक्शन है, उतना ही अच्छा आपका सैंपल है। लेकिन अगर जजमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गई तो डेटा कलेक्शन, आपका सैंपल सब गड़बड़ा जाएगा, राइट। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, राइट। तो ये थी हमारी जजमेंटल सैम्पलिंग। नेक्स्ट वी हैव कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग बहुत कॉमनली यूज्ड टेक्निक है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इन केस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बात करते हैं तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो कोटा सैम्पलिंग है वो बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, राइट। तो इसमें जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इसके ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं, उसको हम कोटा में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। हमने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 बना दिया और इसके बाद पर्सनली डेटा को कलेक्ट कर लिया। वो होती है कोटा सैम्पलिंग के आपका ये कोटा हो गया, ये आपके 4 ग्रुप है, ये इसको आपने कोटा बना लिया। ये किसी के भी बेसिस पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एज के बेसिस पे कर लिया, आपने इनकम के बेसिस पे कर लिया, आपने एजुकेशन के बेसिस पे कर लिया, या आपने किसी और फैक्टर के बेसिस पे कर लिया। किस भी फैक्टर के बेसिस पे आपने ग्रुपिंग की और फिर ग्रुपिंग करने के बाद यहाँ से जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी अपने पर्सनल बाइसनेस, अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे, वो होती है कोटा सैम्पलिंग, राइट। तो हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया अडल्ट मेल, अडल्ट फीमेल और चिल्ड्रन, ये 3 कोटा है, कोटा 1, कोटा 2 और कोटा 3। ये आपकी पूरी एक पॉपुलेशन है, ये आपका सेकेंड ग्रुप है और ये आपका थर्ड ग्रुप है चिल्ड्रन का, ये अडल्ट फीमेल्स का, ये अडल्ट मेल का। यहाँ पे अब ये तो आपको पता लग गया, ये कोटा 1 है, कोटा 2, कोटा 3, ये आपको पता लग गया। अब यहाँ से जो आप डेटा कलेक्ट करोगे वो पर्सनल बेसिस पे करोगे, अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे। आपने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया आपका कोटा सैम्पलिंग। ऐसे ही फीमेल में आपने क्या किया, आपके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, अब आपने अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो गई आपकी सैंपल। ऐसे ही चिल्ड्रन के केस में क्या, आपने एक इधर से सेलेक्ट कर लिया, एक इधर से सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल थी उसमें से आपने सैंपल को सेलेक्ट किया अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे। ये होती है कोटा सैम्पलिंग, राइट। समझ में आया।
नेक्स्ट वी हैव कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, नाम से ही पता लग रहा है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होगी, जो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होगी, जो आपके लिए कन्वीनियंट होगा, वो होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, जो डेटा आप ऑब्टेन करते हो, जो डेटा आप रिसीव करते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊं, ये आपकी पॉपुलेशन है, ये आपका इन्वेस्टिगेटर है या रिसर्चर है या इंडिविजुअल है जो स्टडी को कंडक्ट कर रहा है, और ये उसका पॉपुलेशन है कि उसको कहाँ से स्टडी को सेलेक्ट करना है, राइट। अब इसको क्या लगता है कि मैं यहाँ से डेटा कलेक्ट करूंगा, यहाँ से करूंगा, यहाँ से करूंगा, यहाँ से करूंगा, यहाँ से करूंगा। इन लोगों को रिसर्चर ने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि ये यहाँ से रिसर्चर को इजीली इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो दूर ना जाते हुए, वो इससे डेटा कलेक्ट ना करते हुए, सैंपल को ना रखते हुए आगे के लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो कन्वीनियंट है उसके लिए वो इजीली अवेलेबल है, उसकी रीच बहुत इजी है वहां तक, तो इसलिए वो डेटा वहां से कलेक्ट कर लेगा, राइट। हम इस कन्वीनियंस सैम्पलिंग को चंक भी बोलते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज चंक। अब चंक क्या होता है? चंक बेसिकली वो मेथड है जहां पे ना तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से डेटा कलेक्ट किया जाता है, ना ही जजमेंट के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। वहां पे डेटा कलेक्ट होता है कन्वीनियंस के हिसाब से, जो आपके पास इजीली अवेलेबल है वहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, उसको बोलते हैं हम चंक, राइट। समझ में आया कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है? अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्नोबॉल सैम्पलिंग। आप जब स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात करते हो तो स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं और चेन रेफरल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। बात एक ही है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, नेटवर्क सैम्पलिंग और चेन रेफरल सैम्पलिंग, वन एंड द सेम थिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा है इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और इसका एक जो मैं नेगेटिव पॉइंट बोलूँ या फिर मैं इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन बोलूँ, ये बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल नहीं है, राइट। ये इंटरनेट पे अवेलेबल है या कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स है वहाँ पे इसकी डेफिनेशन अवेलेबल है, लेकिन हर एक बुक में इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग मेथड है, तो इसको अच्छे से समझ लो कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है। तो नाम से ही पता लग रहा है, नेटवर्क, चेन, जहाँ पे आप नेटवर्क को क्रिएट कर रहे हो, चेन क्रिएट कर रहे हो, उसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप एक रिसर्चर हो, आप एक इंडिविजुअल हो, आप इन्वेस्टिगेटर हो, कुछ भी हो, आपको डेटा कलेक्ट करना है। तो आपने क्या किया? आपने अपनी कनेक्टिविटी बनाई, आपने 1 2 3 लोगों को कनेक्ट किया और उनको आगे कनेक्ट करने के लिए बोला कि ठीक है, मैंने तो इन 3 लोगों से कनेक्ट कर लिया, अब आप और 2 लोगों को कनेक्ट करो, आप और 2 लोगों को कनेक्ट करो, आप और 2 लोगों को कनेक्ट करो और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो। तो इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, जहां पे आप एक इंडिविजुअल 2 को सेलेक्ट करता है, फिर इसको बोलता है कि आप आगे सेलेक्ट करो, इसको बोलता है आगे सेलेक्ट करो। हम डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये एक इन्वेस्टिगेटर है, राइट, ये एक रिसर्चर है। उसने क्या किया? एक इंडिविजुअल ये और एक इंडिविजुअल ये, इनको सेलेक्ट कर लिया अपने डेटा कलेक्शन के लिए, अपने सैंपल के लिए, और इनको आगे कनेक्ट करने के लिए बोला कि आप आगे और 3 लोगों से कनेक्ट करो। ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक इंडिविजुअल 1 से ही कनेक्ट करेगा या एक इंडिविजुअल 2 से ही कनेक्ट करेगा। नहीं, ये 3 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, 4 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही सेकेंड को बोला कि आप आगे और 3 लोगों को कनेक्ट करो। ऐसे ही कनेक्टिविटी बन गई, इससे ये बना, इससे ये बना, और अब इनको आगे बोला कि आप और लोगों से कनेक्ट करो। तो ऐसे ही इससे ये कनेक्टिविटी बनी, इससे ये चेन बना और इससे यहां से इंफॉर्मेशन मिली। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्नोबॉल टेक्निक या स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक्स में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो कि नेटवर्क पूछा जाए या चेन रेफरल पूछा जाए या स्नोबॉल सैम्पलिंग पूछा जाए, वन एंड दी सेम थिंग। और हम इस सैम्पलिंग में किस तरीके से काम करते हैं? कनेक्टिविटी के बेस पे। एक इंडिविजुअल 2 से कनेक्ट हुआ, फिर ये 2 और 4 से कनेक्ट हुए, फिर वो 4 अलग अलग और आगे 6 से कनेक्ट हुए, फिर वो 6 लोग आगे और 10 लोगों से कनेक्ट हुए। तो ये चेन बिल्डअप हो गई, ये एक नेटवर्क क्रिएट हो गया और आपने सैंपल क्रिएट करके डेटा को कलेक्ट कर लिया। ये थी हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये था हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो आज हमने डिस्कस किया। तो बेसिकली हमने मेथड को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिटेल में कर लिया है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हमने डिटेल में कर लिया है।
अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे अपना क्वेरी पूछ सकते हो, रिसर्च विद मानसी यादव। मेरा इंस्टाग्राम चैनल का जो नाम है, जो यूज़र नेम है, वो है रिसर्च विद मानसी यादव। तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल। आप वहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, राइट। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।